हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेफरेंसिंग स्टाइल शोध गंगा एट शोध गंगोत्री के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में साथ ही साथ बात करेंगे बिब्लियोग्राफी, इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स एंड आई10। तो इस वीडियो में सब कुछ करने वाला हूँ क्रिस्टल एंड क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल। तो रेफरेंसिंग स्टाइल से बात करने से पहले पहले ये देख लेते हैं कि रेफरेंसिंग होती क्या है। देखिए, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद जब आप पीएचडी करेंगे या फिर अपने मास्टर्स में आपने डिजर्टेशन लिखा होगा या फिर थीसिस लिखेंगे आगे चल के या फिर कोई बुक लिखेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस को यूज करेंगे अपने बुक्स को लिखने में, जर्नल्स को लिखने में, आर्टिकल्स को लिखने में। तो जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हैं उन सोर्स को आपको साइट करना पड़ता है, मतलब आपको बताना पड़ता है कि हम ये सोर्स यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह से। तो उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग। तो वो आप किसी बुक में देखेंगे तो आप उसमें मिल जाएगा कि रेफरेंसेस दिए होते हैं कि ये पार्ट हमने इस बुक से उठाया या फिर इस जर्नल से उठाया या फिर इस इंटरव्यू से उठाया है, जैसे भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। सो रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होता है? रेफरेंसिंग स्टाइल कुछ नहीं, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। मतलब आप जो भी सोर्स साइट करने जा रहे हैं कि आप इस सोर्स को यहाँ से पिक किए हैं, तो वो उसको साइट करने के एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं that tell you how to acknowledge the thoughts, ideas and works of others in a particular way। मतलब उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप ये बताते हैं कि आप कोई थॉट, आइडिया या वर्क किसी और का यूज किए हैं। ठीक है। एक वर्ड होता है बिब्लियोग्राफी। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी। एक बुक का एग्जांपल लेते हैं। जब आप बुक लिखते हैं तो बुक में जितने भी सोर्सेस को आप साइट करते हैं वो जाता है आपके रेफरेंसिंग में। ठीक है। लेकिन आप जब कोई बुक लिखेंगे तो उसके लिए कुछ आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, तो उनको समझने के लिए जितनी भी सारी आपने बुक्स पढ़ी हैं या फिर जितने भी सोर्सेज को यूज किया है उस आइडिया को और थॉट को डेवलप करने के लिए, वो जाएगा आपका बिब्लियोग्राफी में। मतलब रिफरेंसिंग में सिर्फ उतना पार्ट जाएगा जितना आपने यूज किया है अपने बुक्स में। बिब्लियोग्राफी में वो चीज़ें भी चली जाएंगी जिनको यूज किया है आपने आइडिया और थॉट को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी में। मतलब बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसिंग तो आएगा ही आएगा, प्लस अदर चीज़ें आएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हुई थी इस आइडिया और थॉट को डेवलप करने के लिए। सो रेफरेंसिंग में वापस आते हैं। टू मोस्ट कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपीए। दूसरा होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और भी होते हैं जैसे सीएमएस, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दो पे हम फोकस करते हैं, एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और दूसरा है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। सो ये क्या है, एपीआई स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या है? इसका जो स्टाइल है रेफरेंसिंग का, तो ये बेसिक सा यहाँ पे लिखा हुआ कि आथर का सरनेम होगा, इनिशियल्स होंगे, ईयर होगा, टाइटल और पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन लोकेशन एंड पब्लिशर। अब ये कैसे काम करता है पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ये सब है क्या, फिर उसके बाद वो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, टाइटल जो यहाँ पे होगा वो इटैलिक में होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड आफ्टर ए आर एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड। ठीक है। मतलब जो भी फर्स्ट लेटर होगा टाइटल का, या फिर जो चैप्टर यूज कर रहे हैं तो चैप्टर, अगर बुक का टाइटल रख रहे हैं तो बुक, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल फॉर्म में होगा। ईडी का मतलब होता है एडिशन। अगर मान लेते कई सारी बुक्स होती हैं जो फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन में इस तरह जाती हैं, तो अगर वो फर्स्ट एडिशन है तो हम उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ये ब्लैंक, यहाँ पे कुछ नहीं होगा ये वाले पार्ट में, तो ये पूरा हट जाएगा। अगर सेकंड एडिशन है तो वहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में सेकंड। अब इसको एग्जांपल लिखते हैं हम। जैसे यहाँ पे आथर, सरनेम और इनिशियल्स स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बुक लिखी, बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसिंग स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसिंग स्टाइल। ठीक है। तो और 2022 में मैंने इसको पब्लिश कर दी। पब्लिश हुई है दिल्ली में, और मान लेते हैं कोई पब्लिकेशन पेंगुइन, ये एक एग्जांपल है, पेंगुइन पेंगुइन बुक्स की तरफ से ये पब्लिश की गई है। ठीक है। तो अब इसको साइट कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं आप कोई बुक लिख रहे हैं, ये सोर्स है आपका और इसमें से उठा के कोई चीज़ आप साइट कर रहे हैं, तो अब इसको साइट कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़
ऑथर का नेम क्या है, मेरा नाम आशीष केसरवानी, ठीक है। तो पहले लिखेंगे सर नेम, तो सबसे पहले आएगा केसरवानी, कामा, इनिशियल, इनिशियल मतलब फर्स्ट नेम आशीष, डॉट लगेगा, ईयर, ईयर कब कब पब्लिश हुई, 2022 में, 2022। अब टाइटल क्या था, अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसिंग स्टाइल, टाइटल इटैलिसाइज्ड होगा, तो अब मैं इटैलिक में नहीं लिख पाऊंगा, तो अब समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसिंग स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंसिंग, अब जाएगा, देखिए यहाँ पे है डॉट, तो यहाँ पे लगेगा डॉट। पब्लिशर लोकेशन क्या थी, पब्लिशर कहाँ, लोकेशन क्या है, दिल्ली, दिल्ली कहाँ पे है, इंडिया। उसके बाद ये लगेगा कॉलन, पब्लिशर कौन है, पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन बुक्स, ये लिख दिया आप, पेंगुइन बुक्स के द्वारा पब्लिश की गई है। तो ये हो गया एक बुक को साइट करने का तरीका एपीआई स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग से। देखते हैं एग्जाम्पल्स जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, बुक रेफरेंसिंग एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ऑथर का नाम है माइकल, ये हो गया, जे इनका हो गया फर्स्ट नेम, ये होगा ए इनका मिडिल नेम, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सर नेम, तो ये सर नेम सबसे पहले लिखा है, कॉमा। अगर देखो इसमें यहाँ पे क्या है, 3 नाम लिखे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑथर हैं, 3 ऑथर हैं। तो फर्स्ट ऑथर ये हैं, सेकंड ऑथर ये हैं, और थर्ड ऑथर ये हैं। तो जो लास्ट वन होगा उनके बीच में एम्पर्स एंड, ये यही वाला एंड यूज करेंगे, एम्परसेंड, इसको बोलते हैं एम्परसेंड, तो ये नहीं लिखेंगे, हम यूज करेंगे सिर्फ ये ऑथर्स के बीच में। डॉट ईयर, ये बुक पब्लिश हुई है 2017 में, बुक का नाम था ए गाइड टू साइटेशन, पब्लिश कहाँ हुई है, लंदन में, लंदन कहाँ पे, इंग्लैंड में, और कॉलन माई पब्लिशर, माई पब्लिशर ही पब्लिशर पब्लिशिंग हाउस का नाम है, तो इन्होंने माई पब्लिशर ने बुक पब्लिश की है। तो ये एक तरीका है। तो एक एग्जांपल और है, अगर मान लो 2 ऑथर हो तब कैसे करेंगे, तो ये हो गया इनका फर्स्ट ऑथर का नाम, वही पहले सर नेम, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, यहाँ पे ऑथर है मतलब फॉरेन कंट्री से 3 नाम होते हैं, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो ये हो गया इनका फर्स्ट नेम, ये हो जाएगा इनका मिडिल नेम, ये हो जाएगा इनका सर नेम। एंड फिर से वही चीज़, एम्पर्स एंड लगेगा, सिंपल सा एंड यूज नहीं करना है, और फिर इसके बाद ये दूसरा उसी तरह से, ये हो गया इनका फर्स्ट नेम, ये हो गया इनका सर नेम। ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 2011, बुक का नाम है स्पेक्टेकुलर क्रिएचर्स द अमेजन रेन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंड एडिशन, मतलब ये जो बुक है ये सेकेंड एडिशन है, और ये अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी है कि ये कौन सी एडिशन, सॉरी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या था, इसमें कोई एडिशन नहीं, अगर होगी भी तो फर्स्ट एडिशन से ली गई है। तो यहाँ पे जो सोर्स लिया गया है सेकेंड एडिशन से लिया गया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया सेकेंड एडिशन। सैन जोस कोस्टा ये प्लेस है जहाँ पे पब्लिश हुई है, ये जगह का नाम, और ये माई पब्लिशर, कॉलन के बाद माई पब्लिशर ने पब्लिश किया है। देखिए एपीए फॉर्म यूज कहाँ पे होता है, ये मेनली यूज होता है सोशल साइंसेस में लिए, जैसे साइकोलॉजी का अगर आप स्टूडेंट है, साइकोलॉजी से रिलेटेड आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो ये एपीए फॉर्मेट यूज कर लेंगे। एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब अगर आपका काम सोशल साइंस से रिलेटेड है तब आप एपीए फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसिंग यूज करेंगे, ठीक है, एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग यूज करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वन इज द एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। एमएलए मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। देखिए एपीए कहाँ यूज हो रहा था, सोशल साइंस में, एमएलए कहाँ यूज होगा, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, ऐसे टाइटल्स है, टाइटल बुक्स का, प्लेस का, फिल्म का, जो भी चीज़ का, अगर जो भी चीज़ आप साइट कर रहे हैं उसका टाइटल जो होगा वो इटैलिक्स होगा, ठीक है, इटैलिक फॉर्म में होगा। टाइटल केस कैसे यूज होगा, टाइटल केस क्या होगा, शुड बी यूज दैट इज कैपिटलाइज ईच वर्ड इन द टाइटल्स ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है। बुक्स यूज कर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट वर्ड जो होगा कैपिटल फॉर्म में होगा, बट डू नॉट कैपिटलाइज आर्टिकल्स। मतलब देखो बुक में कभी कभी होता है ना कि कुछ वर्ड्स आर्टिकल्स के होते हैं, तो वो ऐसे ए एंड द, ये सब चीज़ें नहीं यूज, कैपिटलाइज नहीं होंगी, एक्सेप्ट अगर वो पहले ही लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा है गॉन विद द वाइंड, तो यहाँ पे क्या है, द को कैपिटलाइज नहीं किया गया है, यहाँ पे पहले आ गया दी, इसलिए इसको कैपिटलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, बुक्स विथ वन ऑथर, इसमें क्या होगा, ये वही सर नेम है, उसके बाद फर्स्ट नेम, डॉट लगेगा,
उसके बाद ऑरेंजेज आर नॉट द ओनली फ्रूट, ये है बुक का नाम। मतलब सबसे पहले आएगा ऑथर नेम, फुल स्टॉप, ऑरेंजेज और नॉट द ओनली फ्रूट, मतलब ये हो गया आपका बुक का नाम या फिर टाइटल। और ये टाइटल की कंडीशन क्या थी, कैपिटलाइज होगा और इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। फुल स्टॉप, अटलांटिक मंथली प्रेस, ये है पब्लिशर, भाई साहब ने पब्लिश किया है, अटलांटिक मंथली प्रेस ने पब्लिश किया है। ये हो गया ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये तरीका हो गया एमएलए में लिखने का। अगर इन केस अगर दो ऑथर हो तब क्या करेंगे, रिवर्स द नेम ऑफ फर्स्ट ऑथर ओनली, मतलब यहाँ पे जो रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे सर नेम पहले उसके बाद फर्स्ट नेम बाद में, तो सिर्फ पहले ऑथर का जो नेम होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, दूसरे ऑथर का जो नाम होगा वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, कुइपर कोइनरॉड, प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करिए। तो ये हो गया इनका कुइपर, कुइपर हो गया इनका लास्ट नेम कामा क्विनराड, ये हो गया इनका फर्स्ट नेम। लेकिन यहाँ पे देखिए एम्परसैंड नहीं यूज होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर एमले स्टाइल यूज हो रहा है तो वहाँ पे एंड यूज होगा, प्रॉपर एंड, इस तरह से। अगर एपीए का यूज हो रहा है तो वहाँ पे एम्परसैंड यूज होगा, जिसको हम अक्सर यूज कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। और दूसरा नाम देखो, डब्ल्यू स्कॉट एलन, ये जो नाम है ना, इनका प्रॉपर नाम है, ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं, इनका स्टार्टिंग डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट हो रहा है एलन में। तो डब्ल्यू स्कॉट एलन यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा जाएगा। फुल स्टॉप एज इट इज। उसके बाद ये हो गया इनका टाइटल, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज कोलन वर्ड साउंड एंड सेंटेंस, यहाँ तक हो गया इनका टाइटल, बुक का नाम या जो भी, जैसे भी आर्टिकल जो भी हो। पब्लिश किसने किया, पिलग्रेव मैकमिलन ने। पब्लिकेशन ईयर क्या थी, 2004। तो ये फॉर्मेट होगा एमएलए का, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, आपको एक साइटेड वर्क दिखा दिया जाएगा, मतलब जैसे अब यही ये चीज़ जो लिखी हुई है विंस्टन, ये अब ये जो पूरा लिखा हुआ है, अब बोल दें, ये क्वेश्चन में लिख दिए, बोल दिए कि कौन से स्टाइल से ये रिफरेंसिंग की गई है, एपीए का है या फिर एमएलए का है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे, कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि एपीए के फॉर्म में आप साइट करिए या फिर एमएलए के फॉर्म में साइट न करिए। लेकिन हालांकि मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी जो भी आपको समझ में आए। कोई ट्रिक निकाल लीजिए कि अगर, देखिए ट्रिक के नाम पे ये कर सकते हैं कि अगर दो ऑथर हैं तो एपीए में एम्परसेंड यूज हो जाएगा और एमएलए में ये वाला एंड यूज हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर एंड। तो ये एक ट्रिक है। लेकिन अगर एक ही ऑथर हुए तो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखना एक तरीका और हो सकता है, एमएलए में ईयर लास्ट में यूज होता है और एपीए में ईयर इस बीच में यूज हो जाता है। तो एक तरीका है। लेकिन अगर लिखना पड़ गया तो आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप याद कर लीजिए कैसे साइटेशन दी जाती है। एक क्वेश्चन अगर आ गया तो 2 नंबर का काम हो जाएगा आपका। सो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये दे देगा, वो पूछेगा कि एपीए फॉर्म में है, सीएमएस फॉर्म में है या फिर एमएलए फॉर्म में है या फिर इनमें से कोई नहीं है। इस तरह करके आपको क्वेश्चन देगा, आपको देख के पहचानना है कि कौन से रेफरेंसिंग स्टाइल से लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कुछ टर्म्स यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रेफरेंसिंग में यूज होते हैं। वैसे हम जब बुक पढ़ते हैं तो ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं कि रेफरेंसिंग में कौन कौन सी चीज़ों को कोट किया, सॉरी साइट किया गया है, कौन कौन से बुक्स को, कौन कौन से सोर्सेस को। लेकिन अब हमको खुद करना पड़ेगा जब हम थीसिस लिखेंगे या फिर आपने डिसर्टेशन लिखा होगा अपने मास्टर्स में, तो आप यूज किए होंगे। तो अब आपको जानना ज़रूरी हो जाता है ये चीज़। सबसे पहली चीज़ इबिड। इबिड क्या है, एब्रीविएशन है लैटिन वर्ड इबिडियम का। इबिडियम का मतलब होता है सेम। मतलब देखिए, आपने कोई वर्क साइट किया, ठीक है, तो साइटेशन मिल गई पहली है ई विज लैटिन फॉर न्यूयॉर्क अकेडमी, ये भी, ये 23 पेज नंबर है एक्चुअली। तो इट रिफर्स टू सेम ऑथर्स एंड सोर्स, मतलब जो सोर्स है आपका साइटेशन का सेम है, ऑथर सेम है, बुक्स जर्नल कोई भी हो सकता है एग्जाम्पल में। इन इमीडिएटली प्रोसीडिंग, मतलब पहले नंबर पे आपने ये साइट किया, दूसरे नंबर पे आपने कोई चीज़ साइट करनी है और वही चीज़ सेम है, तो आप कुछ नहीं, ये चीज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इबिड लिख देना है पहले नंबर पे ये, और यही चीज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप दूसरे नंबर डालिए और लिख दीजिए इबिड। हो सकता है यहाँ पेज डिफरेंट हो, यहाँ पे पेज नंबर में भी डिफरेंट, तो यहाँ पे देखिए 23 लिखा हुआ है, तो अगर पेज नंबर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, इबिड कर दीजिए। अगर पेज नंबर डिफरेंट है तो कामा लगाइए, मान लीजिए 23 है तो यहाँ 29 हो जाएगा, 29 लिख दीजिए, फुल स्टॉप। बस इतना सिंपल सा है, अगर इबिड का मतलब सेम। तो दूसरा है ओपी डॉट साइट, ओपी डॉट सी आई टी, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें इसको। इट इज़ द एब्रीविएशन फॉर द लैटिन वर्ड ओपस साइटेटम, ठीक है। इसका लैटिन वर्ड है ओपस साइटेटम,
इसका मतलब होता है द वर्क साइटेड, ठीक है। इट रिफर्स टू द रेफरेंस लिस्टेड अर्लियर बाय द सेम ऑथर, पेज डिफरेंट होगा, ठीक है। ऑथर सेम होगा लेकिन पेज डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। LOC.CIT, LOC.CIT इज एन एब्रीविएशन ऑफ लोकोसिटाटो, लोकोसिटाटो उसका मतलब होता है इन द प्लेस साइटेड, ठीक है। अब इट इज यूज्ड व्हेन साइटिंग द एग्जैक्ट सेम पार्ट ऑफ ए सोर्स, मतलब पार्ट जो सोर्स है ना उसका सेम पार्ट आप फिर से अगर साइट कर रहे हो एज इन द प्रीवियस साइटेशन, ठीक है। हियर पेज नंबर भी सेम, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, डैनियल वर्ड कामा एनी क्वेश्चंस, ये आपने साइट किया, अब आपको दोबारा साइट करना है LOC.CIT के अंदर, ठीक है। तो LOC.CIT के अंदर क्या है, यहाँ पे पेज नंबर भी सेम होगा। देखिए यहाँ पे ईबिट में क्या हुआ था, पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि तुरंत नेक्स्ट नंबर पे वही चीज़ साइट होनी चाहिए। यहाँ पहले नंबर पे ये साइट हुई, दूसरे नंबर पे ये चीज़ साइट होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना कि ईबिट अगर लिख रहे हैं तो जस्ट बाद वाला, जस्ट पहले वाला काउंट किया जाएगा, ईबिट के पहले वाला यहाँ पे काउंट किया जाएगा। LOC.CIT में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बाद में भी लिखा जा सकता है। सिंस इट इज यूज्ड ओनली फॉर द सेम पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट, यू नेवर नीड टू गिव अ पेज नंबर विथ LOC.CIT। मतलब देखिए इसमें सेम पार्ट सोर्स का यहाँ पे पेज नंबर 30 यूज हुआ, तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे पेज नंबर 30 यूज ही हुआ होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको LOC.CIT लिखने की ज़रूरत है। इट देखिए क्वेश्चन आपका ईबिट से आ सकता है, ET.AL से आ सकता है, इनमें से भी आ सकता है, मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चांसेस सबसे ज़्यादा इसमें के होते हैं। रिफर्स टू एंड अदर्स, ET.AL का मतलब होता है एंड अदर्स। इट इज़ यूज्ड फॉर रेफरिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, MLA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में यहाँ पे हम देखें बुक्स विद 2 ऑथर्स, इन केस अगर 3 ऑथर्स ने लिखे होते कोई बुक्स, 5 ऑथर ने लिखी होती, 10 ऑथर्स ने लिखी, तब क्या केस होगा। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे, मान लीजिए लिख दिए पहले ऑथर का नाम, मैंने बुक लिख दिया तो अपना नाम लिख दूंगा कामा इट ऑल, बस बात खत्म। ऑथर, अब सब ऑथर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इट ऑल होता है जब एक ऑथर का नाम लिखिए, उसके बाद बाकी सारे ऑथर का नाम लिखने की जगह भी नहीं होती है, इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। फर्स्ट ऑथर का नाम लिखिए और 2 से जाकर ज़्यादा है तो इट ऑल लिख दीजिए आगे, ठीक है। तो वो काउंट हो जाएगा कि और भी ऑथर्स हैं, मतलब 2 से तो ज़्यादा है कम से कम। इट इज यूज फॉर रेफरिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए रिफ़र करने के लिए यूज होता है। इम्पैक्ट फैक्टर, देखिए इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये जर्नल की रिलेटिव इंपॉर्टेंस चेक की जाती है, इससे इवेलुएट की जाती है। देखिए इम्पैक्ट फैक्टर इज कॉमनली यूज टू इवेलुएट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ए जर्नल विद इन इट्स फील्ड। मतलब देखिए कोई साइंस का जर्नल है, ठीक है, मान लेते हैं ABC जर्नल नाम है, और दूसरा जर्नल है XYZ। अब एक ह्यूमैनिटीज़ का जर्नल है जिसका नाम है PQR, ठीक है। तो जब इम्पैक्ट फैक्टर निकालेंगे ना तो हम इसका इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसका इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का इसके साथ नहीं करें क्योंकि सेम फील्ड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सेम फील्ड होना ज़रूरी है। टू मेजर द फ्रिक्वेंसी विथ विच द एवरेज आर्टिकल, देखिए इम्पैक्ट फैक्टर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा आपका रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ए जर्नल, जर्नल की रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है अपने फील्ड में, एंड टू मेजर द फ्रिक्वेंसी विथ विच द एवरेज आर्टिकल इन ए जर्नल हैज़ बीन साइटेड इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब आर्टिकल्स एवरेज साइटेशंस भी निकल आती है इससे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है इम्पैक्ट फैक्टर फाइंड आउट करने का। लेट्स अज्यूम कि 2012 का हमको इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है किसी जर्नल का, ठीक है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला होता है 2012 इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू A/B। ए क्या है, ए इज द नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन 2010 एंड 11 वेयर साइटेड बाय इंडेक्स्ड जर्नल ड्यूरिंग 2012, ठीक है। देखिए 2012 में कितनी बार साइटेशंस मिला है उस जर्नल में, जितने भी 2010, और देखो अगर 12 का अगर कर रहे हैं तो 2010 और 11 2 ईयर यूज करेंगे, और इन 2 ईयर्स में जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनको 2012 में कितने साइटेशंस मिले हैं, ठीक है। 2012 में अगर निकालने हैं तो मतलब 2012 में कितने साइटेशंस मिले हैं जर्नल्स में, वो ये हो जाएगा। डिवाइड करेंगे उससे टोटल नंबर ऑफ साइटेबल आइटम्स लाइक आर्टिकल्स एंड रिव्यूज पब्लिश्ड बाय दैट जर्नल इन 2010 एंड 2011। निकाल रहे हैं 2012 का, लेकिन हम देख कहाँ रहे हैं 2010 और 2011, मतलब
कि 2010 और 2011 में कितने आर्टिकल्स या फिर कितने पेपर पब्लिश हुए हैं उस जर्नल में, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ए का मतलब ये है कि कितने साइटेशंस मिले हैं जिस भी ईयर में हम देख रहे हैं उस ईयर में किसी जर्नल को, और बी का मतलब होता है कि उनके 2 साल पहले, मतलब अगर 2012 देख रहे हैं तो 2011 और 2010 में कितने आर्टिकल्स या फिर आर्टिकल्स या फिर पेपर पब्लिश हुए हैं उस जर्नल में, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो एग्जाम्पल लेने के लिए ले सकते हैं, मान लेते हैं 2012 में 150 साइटेशंस मिले, ठीक है, और 2011 में 25 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और 2010 में 25 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट फैक्टर अगर हम 2012 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2012 में कितने साइटेशंस मिले हैं 150 डिवाइडेड बाई 2011 और 2010, मतलब 2010 और 2011 में कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, तो 25 पब्लिश हुए हैं 2010 में, 25 पब्लिश हुए 2011 में, मतलब 25 + 25 इक्वल टू 50, मतलब डिवाइड कर देंगे 50 से, सॉरी, तो ये हो गया 3। तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह जिस जिस भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होगा वो जर्नल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उस फील्ड में, अपने फील्ड में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सो नेक्स्ट है एच इंडेक्स। तो देखते हैं एच इंडेक्स क्या है। एक सेकंड, देखिए एच इंडेक्स है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, मतलब एच इंडेक्स में एच की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, सच दैट वो इस तरह से मैक्सिमम होगी गिवन ऑथर है, मतलब जिस भी, यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज आर्टिकल्स की बात होगी और ये ऑथर की इंपॉर्टेंस बताता है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये देखने वाली है एच इंडेक्स। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की इंपॉर्टेंस बताता है, ये जर्नल की इंपॉर्टेंस बताएगा, और ये एच इंडेक्स ऑथर की इंपॉर्टेंस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सच दैट द गिवन ऑथर हैज पब्लिश्ड एट लीस्ट एच पेपर्स दैट हैव ईच बीन साइटेड एट लीस्ट एच टाइम्स। मतलब देखिए थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा, मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ। एक ऑथर है, उन्होंने 8 आर्टिकल्स पब्लिश कर दिया, तो एक एक आर्टिकल को मिल गया 33 साइटेशंस, किसी को 30 मिल गया, किसी को 20 मिल गया, 15 मिल गया, 7 मिल गया, 6, ये साइटेशंस मिले। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हो गया 33, मतलब वन आर्टिकल है जिनको 33 साइटेशंस मिले, दूसरा आर्टिकल एक दूसरे को 30 साइटेशंस, तीसरा आर्टिकल को 20 साइटेशंस, इस तरह करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लेना। अब आपको ये देखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच ढूंढना है, मतलब एच की वो मैक्सिमम, अब आपको यहाँ से देखना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू कोई भी हो जो एच की वैसी वैल्यू हो कि उतने ही आर्टिकल्स पब्लिश हुए हों, उतने नंबर आर्टिकल्स हों, और एच नंबर ऑफ साइटेशंस उतने ही आर्टिकल्स को मिले हों, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं अगर 33, मैं कहूँगा अगर एच इंडेक्स 33 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 33 आर्टिकल्स इस ऑथर ने पब्लिश किए हैं जिनको कम से कम 30 साइटेशंस मिले हैं। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि 33 साइटेशन सिर्फ एक आर्टिकल को मिला है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, 30 एच इंडेक्स हो गया 30, तो 30 का मतलब क्या हुआ कि 30 आर्टिकल्स को कम से कम 30 साइटेशंस मिले हैं। वैसा है क्या? नहीं, सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं, पहले वाले आर्टिकल को 33 मिला है, दूसरे वाले को 30 मिला है, मतलब सिर्फ 2 ही आर्टिकल हैं जिनको 30 साइटेशंस मिले हैं। हमको क्या चाहिए था? 30, और कम में आते हैं 20। तो क्या 20 आर्टिकल्स हैं जिनको 20 साइटेशंस मिले हैं? तो नहीं, सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स तो हो रहे हैं जिनको, इसमें देखो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा, मतलब सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं जिनको 20 साइटेशंस मिले हैं। इस तरह 15 में भी सिर्फ 4 आर्टिकल्स होंगे जिनको 15 साइटेशंस मिले हैं कम से कम, और 7 में भी यही केस हो, लेकिन 6 के साथ केस अलग है। यहाँ पे 6 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको एटलीस्ट 6 साइटेशंस मिले हैं। मतलब देखिए पहले वाले आर्टिकल्स को क्या 6 साइटेशंस मिले? हाँ 33 मिले हैं, 6 से बहुत ज़्यादा मिले हैं। दूसरे वाले आर्टिकल्स को हाँ 6 से ज़्यादा मिले हैं, मतलब 30 साइटेशंस मिले हैं। तीसरे वाले को भी 20 मिले, मतलब 6 से ज़्यादा है। चौथे आर्टिकल को हाँ 6 साइटेशन से ज़्यादा मिले हैं, और 5वें नंबर में 5 आर्टिकल्स को, हाँ तो मतलब ये सब 5 आर्टिकल्स को 6 से ज़्यादा मिले। 6वें आर्टिकल्स के साथ जाइए, देखिए 6वें आर्टिकल्स को भी 6 मिला है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ?
एच की वैल्यू 6 हो गई। अब 6 का मतलब क्या है, 6 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको कम से कम 6 साइटेशंस मिला है, ठीक है। ये वैल्यू ढूंढेंगे मैक्सिमम, लेकिन ये यहाँ पर साइटेशंस कम से कम होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए इस तरह से। तो 6 आर्टिकल, लेकिन अगर आप कहें कि क्या 5 हो सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। 5 तो हो सकता है कि वो 5 आर्टिकल्स तो ऐसे हैं जिनको 5 मिले हों, लेकिन मैक्सिमम है क्या? नहीं, इससे ऊपर जा सकते हैं, यस 6 भी जा सकते हैं। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे जो एच की वैल्यू है ना, इसको मैक्सिमम देखनी है, और यहाँ पे जो साइटेशन है वो कम से कम इतनी तो हो ही, इस तरह से देखना, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। सो एच इंडेक्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एच इंडेक्स के मतलब 6 का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया। एच इंडेक्स अगर किसी ऑथर का 10 है, इसका मतलब क्या है, तो इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे कि इसका मतलब ये है मैक्सिमम 10 आर्टिकल्स हैं जिनको एटलीस्ट 10 साइटेशंस मिले हैं, ये दिया जाएगा ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर निकालने के भी दिया जा सकता है तो एक बार आप पॉज करके या फिर रिवाइंड करके आप ये वीडियो देख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ईजी है। I10 इंडेक्स सबसे ज़्यादा इजी। I10 इंडेक्स ये क्या इंडिकेट करता है? द नंबर ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशंस एन ऑथर हैज़ रिटन दैट हैज़ एटलीस्ट 10 साइटेंस फ्रॉम अदर्स, ठीक है। एक ऑथर है जिन्होंने मान लीजिए 5 आर्टिकल्स लिखे हैं, 5 आर्टिकल्स। पहले वाले आर्टिकल्स को 33 साइटेशंस मिल गए, दूसरे वाले को 20 साइटेशंस मिल गए, तीसरे वाले को 15 साइटेशंस मिल गए, 4 वाले को 12 साइटेशन मिल गए, और 5वें वाले को मिले हैं 8 साइटेशंस, ठीक है। अब देखिए इसमें देखना क्या है कि किसी ऑथर के कितने पेपर ऐसे हैं जिनको कम से कम 10 साइटेशंस मिले, वो भी दूसरे से। अब आप खुद काम करें और आप खुद ही साइट करें अपने काम को, तो वो काउंट नहीं होगा। दूसरा ऑथर को लिखता है अगर आपके काम को साइट करता है तो वो काउंट होगा, ठीक है। तो देखिए एक तो हो गया क्योंकि कम से कम 10 साइटेशंस मिले, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा मिल गया, मतलब इस ऑथर का I10 इंडेक्स हो जाएगा 4। तो फिफ्थ वाला इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8 साइड है, दो साइटेशंस और हो जाएंगे तो 5 हो जाएगा उस ऑथर का। ये यूज कौन करता है? गूगल के द्वारा बनाया गया है, और ये गूगल स्कॉलर में यूज होता है, ठीक है। 2011 में ये आया था। तो सबसे ईजीस्ट इंडेक्स यही है I10। सो ये शोध गंगा, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ में साथ जब आप नेट या JRF क्लियर कर लेंगे, PhD के लिए जाएंगे, तो आप जब अपनी टॉपिक ढूंढ रहे होंगे ना, तब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो खैर अभी इसमें देख लेते हैं कि ये है क्या। देखिए डिजिटल रिपोजिटरी है ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्टेशंस। देखिए जब कोई अपनी थीसिस सबमिट करता है ना, तो ये शोध गंगा में जाता है। तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद आप सर्च भी कर सकते हैं शोध गंगा, आपको आइडिया और अच्छे से समझ में आएगा उसमें होता क्या है। डिजिटल रिपोजिटरी होती है थीसिस का और डिजर्टेशंस का, जो भी आप लिखते हैं तो वो डिजिटली स्टोर हो जाता है शोध गंगा में। सेटअप किसने किया गया? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं इनफ्लिबनेट सेंटर। ये क्या है? एन ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, ठीक है। और ये किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। मतलब जो भी आप थीसिस लिखेंगे PhD करने के बाद, वो थीसिस आपकी सबमिट हो जाएगी शोध गंगा में परमानेंटली, कि आपने कैसे क्या काम किया, आपका गाइड क्या है, आपका टाइटल क्या है, एक एक चीज़ें होती क्या है, आपने कैसे क्या काम किया। नाउ द कैंडिडेट्स विल हैव टू स्टोर द थीसिस इन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, CD होगी। अपलोड ईच चैप्टर इन ए सेपरेट PDF फाइल। देखिए जब आप शोध गंगा खोलेंगे ना, तो सभी चैप्टर अलग अलग PDF फाइल में होंगे। आपका टाइटल के नाम से वो आपका थीसिस हो रहा होगा, और सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर, एक PDF होगी टाइटल के नाम से, एक PDF होगी इंट्रोडक्शन के नाम से, और बाकी जो जो चैप्टर्स हैं उनके नाम से एक PDF आप वहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब देखिए CD मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय सुपरवाइजर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, CD जो भी होगी, जो भी आप देंगे, वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए सुपरवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप PhD करेंगे तो आपको सुपरवाइजर के द्वारा ऑथेंटिकेट तो करवाना ही पड़ेगा। शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री क्या है? इनफ्लिबनेट इंट्रोड्यूस्ड शोध गंगोत्री, इनफ्लिबनेट के द्वारा ही शोध गंगोत्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपने थीसिस सबमिट कर दी। यहाँ पे क्या है? साइनोप्सिस ऑफ ऑनगोइंग MPhil एंड PhD। MPhil तो खैर अब खत्म हो गई है, लेकिन
पीएचडी में जो भी आप काम करेंगे उसके लिए पहले आपको साइनॉप्सिस देना पड़ता है कि भैया हम इस पे काम करेंगे, ये हमारा टॉपिक है और हम जो रिसर्च करना चाहते हैं ये ऐसे ऐसे होने वाला है, तो उसका साइनॉप्सिस होगा। तो शोध गंगोत्री में साइनॉप्सिस होती है, मतलब आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट हो जाएगी तो थीसिस शोध गंगा पे चली जाएगी, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं है तो शोध गंगोत्री में रहेगी। तो ये इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा शोध गंगा में क्या होता है। ये रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्टेशंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शोध गंगोत्री में क्या होता है, ये साइनॉप्सिस ऑफ ऑनगोइंग एमफिल एंड पीएचडी के लिए होता है, ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट है, कौन किसके अंडर काम करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर। अगर इनफ्लिबनेट लिखा है तो इनफ्लिबनेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे भी आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, मोस्टली केसेस ये होगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा शोध गंगा में क्या होता है, शोध गंगा में ऐसा होता है, शोध गंगोत्री में साइनॉप्सिस होती है, ठीक है। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करें मेरे इस वीडियो को, बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करते नहीं आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास उतना है नहीं और मैं वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। और एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, एटलीस्ट पेपर 1 को तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के, सिंपल तरीके से समझा के आपके सामने रख दूँ। और मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग पढ़ें और इसी अटेम्प्ट में आप लोग जेआरएफ क्लियर करें। सो एंड करता हूँ इस वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।